पता है, मिस लीला आज फिर बिफरी हुई है, एकदम पागलों की तरह। तो तुम वापस आ गए? हाँ, मैं मालिक को छोड़ने स्टेशन गया था ना, तो वापस आते हुए उस खलियान से गुजरा था जहाँ वो नृत्य हो रहा था, और क्या देखता हूँ कि मिस लीला पागलों की तरह नाच रही है। जैसे ही मुझ पर नज़र पड़ी, मुझे औरतों के वॉल्ट्स में शामिल होने के लिए कहने लगी, और फिर क्या भद्दे तरीके से नाची है। सच कहूँ गायत्री, ये लड़की ना सच में ही पागल है। वो तो पहले से ही पागल है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ना ज्यादा ही पगला गई है, जब से इसकी सगाई टूटी है। हाँ, पर हुआ क्या था? मतलब वो अच्छा इंसान था, बेशक अमीर नहीं था, पर बैठो, रईसी तो झलकती थी ना उसके चेहरे पे। और अजीब बात नहीं है गायत्री कि इस बार मिस लीला ने ये गर्मियों की छुट्टियां अपने रिश्तेदारों के साथ बिताने के बजाय हम लोगों के साथ बिताना ठीक क्यों समझा? शायद उस जवान लड़के के साथ की गई हरकतों से ना मिस लीला को शर्मिंदगी महसूस होती होगी। हाँ, हो सकता है, पर वो शख्स कोई फैसला तो ले ही सकता था। और वैसे मैंने थोड़ा बहुत सुना था, पर किसी को बताना ठीक नहीं समझा। तुम्हें ऐसा करना भी नहीं चाहिए। अरे वही तो कह रहा हूँ। पता है, उस दिन उन दोनों को वहाँ वो अस्तबल में देखा, और मिस लीला उसे ट्रेनिंग दे रही थी। पता है कैसे? जैसे किसी कुत्ते को छलांग लगाना सिखाते हैं। 2 बार तो वो कूदा, और दोनों बार बेचारा जख्मी हो गया। तीसरी बार उसने मिस लीला के हाथ से वो हंटर लिया और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, और यहाँ वहाँ फेंक दिया। और चुपचाप चला भी गया बेचारा। इतना ही देखा तुमने, और नहीं? हाँ, बस इतना ही देखा है। अच्छा, कुछ खाने के लिए है तो दो। थोड़ा सा हलवा है, खाओगे? मेरा फेवरेट है, तुम जानती हो, जल्दी लाओ। हाँ, हलवा हलवा। ये लो, खाओ। हाँ, थू, अरे ये हलवा है नमक वाला? अरे अरे नहीं नहीं नहीं, मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ भाई। बहुत अच्छा है।
हम्म। तुम तो मालिकों से भी ज्यादा भूखों की तरह पेश आते हो। गायत्री, कितनी बार कहा ना, मेरे बालों को हाथ मत लगाया करो यार, मुझे खराब बाल अच्छे नहीं लगते। अरे ये तो प्यार से था, ईश्वर ही जाने कौन पति तुम्हें सह पाएगी। ओ हेलो, मेरा जैसा पति पाकर ना तुम्हारी किस्मत खुल जाएगी और किसी को मुझे तुम्हारा पति होने पर एतराज भी नहीं होने वाला। हाँ, वैसे वहाँ बना क्या रही हो? अरे कुछ नहीं, वो घोड़े के लिए हल्दी वाला पानी गर्म कर रही है। घो क्यों, बीमार है क्या? पता नहीं, पड़ोसी के दरवाजे के साथ टकराकर उसने अपनी नाक तुड़वा ली है। अब मिस लीला उसका इलाज करने में लगी हुई है। यार ये मिस लीला भी ना अपनी मनमानी करती रहती है और दूसरों की इज्जत भी नहीं करती। मतलब जैसे उसकी माँ थी जब वो जिंदा थी, और ये औरत ना मुझे कोई सहज औरत लगती भी नहीं है। पता उस दिन खलियान से जब निकल रहा था तो एक जोड़ा नाच रहा था, उसने उनमें से उस आदमी को अपनी तरफ खींचा और क्या भद्दे तरीके से नाची है। तुम ना ज्यादा मत बोलो, मुझे तो पता है उसे तैयार करने वाली मालकिन इसके बारे में क्या कहती है। हाँ बस, तुम औरतें ना बस एक दूसरे से जलती बुनती रहती हो। मैं गया हूँ उसके साथ बहुत बार और जानता हूँ कि वो कैसा नृत्य करती है, और सच बताऊं बहुत मस्त करती है। सुनो ना शेखर, जब किसी दिन मैं काम से जल्दी फ्री हो जाऊं तो तुम मेरे साथ डांस के लिए चलोगे? हाँ, तो मैंने कभी मना किया है क्या? वादा? भाई जब हम कोई वादा करते हैं ना तो उसे पूरा भी करते हैं। वैसे ये हलवे के लिए थैंक्स। तुम चलो, मैं जल्दी ही तुमसे मिलती हूँ। तैयार हो गया? आप औरतें लगता है कोई खास तैयारी कर रही हैं। तुमसे मतलब? नहीं वो मतलब, ओ मिस लीला, जो जास्मीन। तो तुम्हें इत्र के बारे में पूरा ज्ञान है, तो इसका मतलब तुम्हें नृत्य करना भी जरूर आता होगा। आप औरतें लगता है कोई खास औषधि तैयार कर रही हैं इन गर्मियों के छुट्टियों के लिए, शायद ये जानने के लिए कि भविष्य में आपका पति कैसा होगा। ये जानने के लिए ना अच्छी आंखें ही बहुत होती हैं। तो क्या अब हम नृत्य के लिए तैयार हैं? मिस लीला, मैं ना आपके साथ अशिष्ट नहीं होना चाहता, लेकिन क्या है ना कि इस बार नृत्य के लिए मैं गायत्री से वादा कर चुका हूँ। तो ठीक है, इस बार ये कोई और साथी ढूंढ लेगी। क्यों गायत्री, शेखर आज की रात तो मुझे दे सकती हो, है ना? जब आपने फैसला कर ही लिया है तो मैं ये कहने वाली कौन होती हूँ। और फिर शेखर भी तो आपको मना नहीं कर सकता ना। मिस लीला, अगर आप बुरा ना माने तो एक ही आदमी के साथ 2 बार नृत्य के लिए उतरना, इन लोगों को जानती है ना आप, ये कितनी जल्दी किसी भी निष्कर्ष पे पहुंच जाते हैं। निष्कर्ष? जी मैं समझी नहीं, कौन सा निष्कर्ष? मिस लीला, अगर आप समझी नहीं तो मैं सीधे लफ्जों में समझाता हूँ आपको। दरअसल आपके रुतबे के मुताबिक एक मालकिन का नौकर के साथ यूं नृत्य के लिए उतरना उन हाई सोसाइटी वालों को अच्छा संदेश नहीं देगा जो आपके साथ से वंचित नहीं होना चाहते हैं। नहीं अच्छा संदेश? हाँ। मैं समझी नहीं। मैं इस घर की मालकिन अपनी पूरी स्वतंत्रता के साथ मदहोश नाचना चाहती हूँ, और चाहती हूँ एक ऐसा साथी जो नृत्य में संपूर्ण हो, और जब मैं नाचूं तो मेरा नाच हास्यास्पद न लगे, वो मुझे संभालता चले, संभालता चले, संभालता चले। अरे रुकिए रुकिए,
अगर आपकी यही इच्छा है तो गुलाम हाजिर है मोहतरमा। मेरे प्रस्ताव को आदेश की तरह मत लो। आज मेरे वर्ग को तुम्हारे और मेरे नृत्य के बीच में भी मत आने दो। आज मैं और सिर्फ तुम होंगे, मदहोशी का आलम और नृत्य। गायत्री, तुम परेशान मत होना, मैं तुम्हारे आशिक को कहीं उड़ाकर नहीं ले जाऊंगी। आओ शेखर, मुझे अपनी बांह दो। आओ। चलिए। ये लड़की ना सच में ही पागल है। गायत्री, वो क्या बद्दों की तरह नाच रही थी। तुम होती ना तो शर्म के मारे जमीन में गड़ जाती। हाँ मूडी भी तो है। हाँ हाँ, वही तो। छोड़ो सारी बातें शेखर, यहाँ देखो। तुम मुझे सीधा सीधा बताओ, आज रात को मेरे साथ डांस के लिए चल रहे हो या फिर नहीं? डांस कैसी? तुम्हारे साथ? ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, उसकी तरह पागलों के जैसे तो नहीं नाचना चाहती ना तुम? मैं अपनी जगह अच्छे से जानती हूँ। तुम 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 बहुत अच्छी लड़की हो गायत्री। अच्छी पत्नी साबित होगी तुम, सच में। अच्छे इंसान हो तुम, अपने खूबसूरत साथी को यूं अकेला छोड़कर आ गए। इसके विपरीत मालकिन, मैं तो उसकी खबर लेने आया था जिसे यहाँ पीछे अकेला छोड़ गया था। शेखर, तुम जानते हो ना तुम कितने मोहक नर्तक हो। मेरा एप्रन। अब तुम एप्रन पहनोगे, रहने दो।
ठीक है, अगर आप अगर 2 मिनट के लिए बाहर जाएं तो मैं अपना कोट बदलूं या शायद कपड़े। शेखर, मुझसे कैसी शर्म। अच्छा चलो ठीक है, अगर तुम कहो तो मैं अपना चेहरा घुमा लेती हूँ। नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है। मैं अंदर जाके खुद ही देख लूँगा। तुम जानती हो गायत्री, शेखर लोगों में कितना मशहूर है। क्या तुम लोगों की सगाई हो चुकी है? सगाई? अगर आपको ये सगाई समझ में आता है तो आप इसे सगाई समझ सकती हैं। समझ सकते हैं मतलब? मतलब आपकी हमारी सगाई समुचित थी, मगर फिर भी किसी अंजाम तक नहीं पहुंची। ओ शेखर, तुम इस लिबास में कितने हसीन और शानदार लग रहे हो। ये तो वही आप आप मजाक कर रही है ना मिस लीला? मजाक? और मैं? नहीं, मेरी स्वाभाविक विनयशीलता मुझे ये मानने से इनकार करती है कि आपका मेरे बारे में इस तरह से सोचना कोई असामान्य बात ही हो सकती है ना गायत्री? शेखर, तुम इतना अच्छा कैसे बोल लेते हो? क्या कभी थिएटर किए हो? और भी बहुत सी बातें हैं, जैसे मैं ट्रैवलिंग सफ़र बहुत करता रहा हूँ मिस लीला। लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम यहीं कहीं आसपास से हो। हाँ, मेरे पिताजी वहाँ दूसरे गांव में जागीरदार के यहाँ मजदूरी किया करते थे। बस शायद इसीलिए ट्रैवलिंग होती रही है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता था। वो कहो ना। मिस लीला, मैं ना बचपन से ही आपको देखता आया हूँ। शायद आपने कभी गौर नहीं किया होगा। नहीं, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। खास तौर पे एक मौका मुझे बहुत याद आता है। वो हुआ ये था कि अभी बता नहीं पाऊंगा आपको मैं। क्यों? तुम मुझे बता सकते हो अभी, इसी वक्त? नहीं, अभी नहीं मिस लीला, शायद किसी और समय। किसी और समय का मतलब होता है कभी नहीं। और क्या इस पल बताना बहुत प्रॉब्लमेटिक होगा? नहीं, प्रॉब्लमेटिक तो नहीं होगा, लेकिन जरा वहां देखिए। हाँ, ये बहुत अच्छी बीवी साबित होगी और शायद नींद में खराटे भी लेती है। खराटे? नहीं, इसे तो बस नींद में बातें करने की आदत है मिस लीला। तुम्हें कैसे पता? मैंने बहुत बार सुना है। शेखर, तुम बैठ क्यों नहीं जाते? मिस लीला, कैसी बातें करती हैं आप? ऐसी गुस्ताखी थोड़ी कर सकता हूँ मैं। और अगर मैं आदेश दूं तो? अब तो फिर आपका आदेश मानना ही मेरा कर्तव्य है। तो फिर बैठ जाओ। हाँ। रुको, पहले मेरे लिए कुछ पीने को लेकर आओ। ठीक है, लेकिन मैं जानता नहीं कि आप क्या पसंद करेंगी। यहाँ शायद सिर्फ बियर होगी। सिर्फ से क्या मतलब है? मैं विस्की प्रेफर करूंगी। जैसे आप ठीक समझे।
लीजिए। अरे ये क्या, तुम अपने पीने को कुछ नहीं लाओगे? मिस लीला, मुझे विस्की पसंद नहीं है। हाँ, लेकिन अगर ये आपका आदेश ही होगा तो मैं। एक सज्जन के रूप में तुम्हें अपनी मालकिन का साथ देना चाहिए। जाओ। आपका हुक्म सर आंखों पर। बहुत खूब। अब ये तुम्हारा जाम अपनी मालकिन की सेहत के नाम। हाँ, क्यों, शर्मा रहे हो क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी मालकिन की सेहत के लिए। अब ये पूरा जाम खाली करो। हाँ, और फिर मेरे जूते को चूमो। बहुत खूब। तुम्हें कलाकार होना चाहिए था। बस कीजिए मिस लीला। अगर यहाँ हमें किसी ने इस तरह देख लिया ना तो ठीक नहीं होगा। तो क्या होगा? लोग बातें करेंगे। वहां नृत्यगृह में अगर आप उनकी बातें सुन लेती ना तो समझ जाती। क्या बातें कर रहे थे? मैं सुनना चाहूंगी। मैं बताना जरूरी नहीं समझता मिस लीला, लेकिन वो ऐसे ऐसे भावों का इस्तेमाल कर रहे थे कि आप बच्ची तो नहीं है ना मिस लीला, खुद अंदाजा लगा सकती हैं। एक मालकिन का नौकर के साथ इस रात के अंधेरे में कमरे में इस तरह शराब पीना, आप जानती हैं ना, समझती हैं ना। तो हम अकेले तो नहीं हैं, गायत्री भी तो यही है। मिस लीला, वो तो सोई है ना। तो ठीक है, उसे जगा देते हैं। गायत्री, गायत्री उठो। मालिक के जूते साफ करके पायदान पे रख दो और स्टोव पे कॉफी चढ़ा दो। तुमने सुना नहीं गायत्री? उठो। रहने दीजिए मालकिन, बस कीजिए। क्या? अरे, जो इंसान पूरा दिन स्टोव के आगे जलता रहे उसे रात को थकने का हक होता है ना मालकिन। हमें नींद की इज्जत करनी चाहिए। तो ठीक है शेखर, मेरे साथ आओ। आओ, बाग में चलते हैं। मेरे लिए कुछ फूल चुन दो। आपके साथ? हाँ बिल्कुल, मेरे साथ। नहीं, ये ठीक नहीं होगा मालकिन। तुम कहना क्या चाहते हो? अब मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बाकी लोग। क्या क्या कहेंगे? कि मैं अपने नौकर की आशिक हूं। मुझे ऐसा सम्मान नहीं चाहिए, लेकिन सच कहूं तो ऐसा ही समझा जाएगा। और फिर इन लोगों के लिए कुछ पवित्र तो होता ही नहीं है ना मालकिन। मेरा मानना है कि तुम एक कुलीन स्वभाव के शख्स हो। हाँ, वो तो मैं हूँ। तो ठीक है, फिर मैं अपने स्तर से नीचे उतर। अरे नहीं 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 नहीं, ऐसा मत कीजिए मिस लीला। लोग ये नहीं समझेंगे कि आप अपनी मर्जी से कर रही हैं। वो यही कहेंगे कि आप अपने स्तर से भी पता नहीं कितना नीचे गिर गई। लोगों को तुमसे बेहतर मैं जानती हूँ। आओ शेखर, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। आप सच में बहुत अजीब है मालकिन। शायद, लेकिन तुम भी कुछ कम नहीं।
और इसके अलावा बहुत कुछ अजीब है। ये जिंदगी, लोग, सब कुछ मैले की तरह बहते हैं, पानी की तरह, जब तक कि सब कुछ डूब ना जाए। तुम जानते हो शेखर, मुझे बार बार एक सपना आया करता था, जो इस पल मुझे बहुत याद आ रहा है। मैं एक बहुत ऊंची इमारत पर बैठी हूं, जहां से नीचे उतरने का कोई रास्ता नहीं है। वहां मैं ज्यादा देर रुक भी नहीं पा रही हूँ, और जब मैं नीचे देखती हूँ तो मुझे चक्कर आने लगता है। जब तक मैं नीचे ना उतरूं तो मुझे चैन भी नहीं है। और जब मैं नीचे उतरूं तो मैं धरती में घुस जाना चाहती हूँ। क्या तुम्हें भी कभी ऐसा महसूस हुआ है? नहीं मिस लीला, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी घने जंगल में रात के अंधेरे में एक पेड़ के नीचे लेटा हूं। मैं बहुत ऊपर चढ़ना चाहता हूं, वहां से उज्जवल परिदृश्य को देखना चाहता हूं, जहां पक्षियों के घोंसलों में पड़े अंडे हों, उन्हें चुराना चाहता हूं। मैं ऊपर चढ़ता जाता हूं, लेकिन पेड़ का तना बहुत मोटा और फिसलन भरा है, और वो फिसलन पेड़ की पहली शाखा तक है। लेकिन मैं जानता हूं कि एक बार पहली टहनी हाथ में आ गई तो उसके शीर्ष पर पहुंच जाऊंगा। अब अभी तक ऐसा कर नहीं पाया हूं, लेकिन एक ना एक दिन ऐसा जरूर करूंगा मिस लीला, बेशक ये एक सपना ही क्यों ना हो। मैं अपने सपने को तुम्हारे सपने में बदलवाना चाहती हूँ। आओ शेखर, मेरे साथ आओ। आप जानती हैं, मैंने कई लोगों को कहते सुना है कि गर्मियों के इन दिनों में अगर कोई भी जोड़ा चमेली के फूलों की लगी सेज पर एक साथ सोए तो उनका सपना पूरा जरूर होता है। सचमुच? सच में मालकिन। अरे क्या हुआ? कुछ नहीं, शायद धूल का कण होगा। अरे दिखाओ मुझे। मैं देख लूंगा मिस लीला, आप दिखाओ मुझे। मैं खुद देख लूंगा ना। आप चुप! अपनी मालकिन का कहा नहीं मानोगे? दिखाओ मुझे। अरे ये क्या, तुम जैसा मजबूत इंसान ऐसे कांप रहा है। मिस लीला। कहो ना शेखर। मिस लीला, मैं एक आम सा साधारण सा व्यक्ति हूँ। मैं अब तुम साधारण व्यक्ति नहीं हो। मेरे हाथ को चूमो और मुझे शुक्रिया कहो। देखिए, गायत्री अपने कमरे में जा चुकी है। पहले मेरा हाथ चूमो। मिस लीला, मेरी पहले मेरा हाथ चूमो। तो ठीक है, इल्जाम आप खुद लेंगी। इल्जाम? कैसा इल्जाम? कैसा इल्जाम? आप क्या बच्ची हैं मालकिन? 25 की उम्र में आप समझ नहीं पा रही हैं कि आग से खेलना कितना खतरनाक होता है? मेरे लिए नहीं है। मेरा बीमा हो रखा है। नहीं हो रखा है। और अगर हो भी रखा है ना, तो यहाँ उससे भी अधिक ज्वलनशील वातावरण है। मतलब कि तुम? हाँ, क्योंकि मैं हूं, इसलिए क्योंकि मैं भी एक ज्वलनशील और जवान शख्स हूं। एक शानदार उपस्थिति के साथ अविश्वसनीय दम। कोई कामुक योद्धा या कोई इल्हामी याकूब। मेरी आत्मा पूरी तरह तुम्हारे कब्जे में।
और मैं जानती हूँ कि तुम मेरे याकूब हो। आपको लगता है? शायद यकीन। मेरे गालों पर। आप मजाक कर रही हैं या संजीदा हैं? बिल्कुल संजीदा। तो मिस लीला, ये संजीदगी का खेल बहुत भारी पड़ने वाला है आप पर। और मैं इस खेल से अब ऊब चुका हूँ और वापस जाने की इजाज़त चाहता हूँ। मालिक अब किसी भी समय आते होंगे, मुझे उनके जूते भी देखने और भी बहुत से काम हैं। फिलहाल के लिए जूतों की बात को भूल जाओ। नहीं भूल सकता, वो मेरे कर्तव्यों में से एक है और उसमें आपका ये खेल शामिल नहीं है मिस लीला। वैसे भी इस खेल के लिए मैं खुद भी बहुत माहिर हूँ। तो क्या हम दोनों अभी तक दंभी ना हुए? कुछ हद तक हाँ और कुछ हद तक नहीं भी मिस लीला। अब क्या तुम्हें कभी मोहब्बत हुई है? मोहब्बत? हाँ, एक ऐसा शब्द जिसका इस्तेमाल हम लोग बार बार नहीं करते। ये अलग बात है कि मैंने बहुत सी औरतों की चाह की है और एक बार अपना प्यार ना पाने की वजह से मैं बीमार भी हो गया। बीमार, आप जानती हैं ना मिस लीला, उन अरबी कहानियों के राजकुमारों की तरह जो प्यार ना पाने की वजह से खाना पीना छोड़ देते। कौन थी वो? बताओ ना मुझे, कौन थी वो? ये बताना मैं आपको ज़रूरी नहीं समझता। और अगर मैं एक दोस्त की हैसियत से पूछूं कि कौन थी वो? आप मिस लीला। कितना नायाब। हाँ, अगर आपको अच्छा लगे और शायद हास्यास्पद भी। अब बस यही एक कहानी है मिस लीला जो आपको सुनाना नहीं चाहता था, लेकिन अब ज़रूर सुनाना चाहूँगा। आप जानती हैं ये दुनिया नीचे से कैसे नजर आती है? नहीं। बिल्कुल उन बाजों और चीलों की पीठ की तरह जिन्हें हम देख नहीं पाते क्योंकि वो आसमान में बहुत ऊंची परवाज़ करते हैं। मैं अपने 7 भाई बहनों के साथ मैदान के एक छोर में एक झोंपड़े में रहता था जहाँ कभी कोई वृक्ष नहीं उगता था। झोंपड़े की फटी तरपाल के पीछे से अक्सर आपके महल को घूरा करता था जहाँ कई सेबों के वृक्ष थे। वहाँ एक स्वर्गनुमा बाग था जो गुस्से से भरे स्वर्गदूतों से घिरा रहता था। लेकिन फिर भी मैंने अपने लिए एक सेब तो चुरा ही लिया। और मिस लीला, मुझे लग रहा है कि अब आप मुझसे नफरत करेंगी, है ना? बहुत से लड़के सेब चुराया करते थे। ये आप अब मुझसे कह रही हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि शायद आप मुझसे नफरत करेंगी, लेकिन अब मुझे इसकी परवाह नहीं है मिस लीला। एक दिन उस स्वर्गनुमा बाग में गया अपनी माँ के साथ, शायद प्याज के छिलके तोलने के लिए। वहाँ एक बहुत ऊंचा मंडप था जो चमेली के फूलों से सजा हुआ था। इतनी खूबसूरत इमारत मैंने पहले कभी देखी नहीं थी। लोग अंदर जाते थे, बाहर आते थे, और एक दिन एक दरवाज़ा आधा खुला रह गया और मैं चोरी से अंदर चला गया। अंदर सभी दीवारों पर राजाओं और बादशाहों के बड़े बड़े चित्र थे और खिड़की पर सुनहरी रंग के लाल सुर्ख पर्दे। एक बार तो इस बात का पूरा एहसास करने के लिए मैं ललचा उठा। फिर मैंने किसी को वहाँ आते सुना। दरअसल सभ्य लोगों के आने जाने का एक ही रास्ता था ना, है ना?
लेकिन मेरे लिए एक रास्ता और था। दूसरा और कोई विकल्प था ही नहीं मेरे पास। अब मैं बेतहाशा भागा, नंगे पैर, मैं नहीं जानता किस दिशा की ओर, लेकिन पागलों की तरह बेतहाशा भागा। कुछ समझ नहीं आ रही थी, कंटीले रास्ते, झाड़ियां और ना जाने क्या क्या, लेकिन उसके बाद अचानक मुझे गुलाबी फ्रॉक और मौजों में लिपटी एक प्रतिमा नजर आई। वो आप थी मिस लीला। आपसे चेहरा छुपाने के लिए मैं पता नहीं कौन से कंटीले रास्तों से होता हुआ दोबारा उस तरफ भागा जो जगह बदबू से लबरेज थी। और फिर अचानक मुझे ख्याल आया कि अगर एक चोर स्वर्ग में प्रवेश कर सकता है और स्वर्ग दूतों के साथ रह सकता है, तो ये अजीब बात नहीं है कि भगवान की बनाई इस धरती पर एक मजदूर का बच्चा एक महल में प्रवेश नहीं कर सकता और अमीर की बेटी के साथ खेल भी नहीं सकता। उस पल जैसा तुमने महसूस किया, क्या सभी गरीब बच्चे ऐसा ही महसूस करते हैं? अगर सब गरीब बच्चों की बात है मिस लीला, तो यही सच है। गरीब होना बहुत दुर्भाग्य होता होगा ना? ओ मिस लीला, एक कुत्ता अपने मालिक के सोफे पर बैठ सकता है, एक जवान लड़की घोड़े की नाक सहलाने में अपनी शान समझती होगी, लेकिन अगर मजदूर का बच्चा अपने लिए कुछ करना चाहे तो आप जानती हैं उसके बाद मैंने क्या किया? मैं महल की गेहूं पीसने वाली चक्की तक पहुंचा, पकड़ा गया और बहुत मारा पीटा गया। दूसरे दिन इतवार को जब सभी घर वाले बाहर गए थे, तो मैं अच्छे कपड़े पहनकर मंदिर पहुंचा आपको देखने के लिए। और आपको देखने के बाद जब घर वापस आया तो मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि इस बार मैं आत्महत्या कर लूँगा। लेकिन मैं कोई दर्दनाक मौत नहीं चाहता था और सुन रखा था कि नीम की झाड़ी के नीचे सोना मौत के बराबर होता है। एक नीम की झाड़ी थी हमारी झोंपड़ी के पास, बस उसमें से सब साफ टहनियाँ काटी और एक बिस्तर बिछाकर टीन के डिब्बे में सो गया। दूसरे दिन जब मेरी माँ ने मुझे ढूंढ निकाला तो मुझे बहुत तेज बुखार था और कमज़ोर भी हो गया था। मिस लीला, मैं नहीं जान पाया कि उस वक्त मैं क्या चाहता था। आपको पाना नामुमकिन था और खुद को ये यकीन दिलाना कि छोटी श्रेणी में जन्म लेने का दुर्भाग्य क्या होता है। तुम एक आकर्षक कहानीकार हो, क्या कभी स्कूल गए हो? बहुत कम, लेकिन मैंने बहुत से उपन्यास पढ़े हैं और बहुत से नाटकों में भाग भी लिया है और फिर आप जैसे हाई सोसाइटी वालों के बीच उठा बैठा भी हूँ। शायद यही मेरी पढ़ाई का स्रोत रहा होगा मिस लीला। तो इसका मतलब कभी हमारी बातें भी सुनी होंगी तुमने? बहुत बार, घोड़ा गाड़ी खींचते हुए या फिर नाव का चप्पू चलाते हुए एक बार आपको और उसे सुना था। क्या सुना था तुमने? ये बताना मैं ज़रूरी नहीं समझता, लेकिन बहुत हैरान हुआ था मैं मिस लीला कि आपको ये सब बातें कहाँ से पता चली होंगी। फिर लगा कि हो सकता है सोच और मानसिकता के हिसाब से
आप जैसे हाई सोसाइटी वाले और हम जैसे तुम्हें शर्म आनी चाहिए। हम लोग सगाई हो जाने के बाद तुम जैसे लोगों की तरह बर्ताव नहीं करते। अच्छा, ऐसी बात है। आपकी होशियारी मेरे सामने रंग नहीं लाएगी मिस लीला, आप जानती हैं इस बात को। चुप रहो। वो एक जलील इंसान था और मैं उससे मोहब्बत करती थी। हाँ हाँ, बाद में सब ऐसा ही कहते हैं। क्या क्या हमेशा? हाँ, हमेशा। मैं तो ऐसा ही कहूँगा, क्योंकि ऐसी बातें कई बार कई अवसर पर कई लोगों के मुंह से सुनने को मिली। कौन सा अवसर? यही जिसकी अभी बात हो रही है। चुप रहो, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। कमाल है, वो भी बात नहीं करना चाहती। तो ठीक है मिस लीला, अब मुझे इजाजत है कि मैं अपने कमरे में जा सकता हूँ सोने के लिए। सोने? इतनी हसीन रात को छोड़कर? हाँ, क्योंकि इन फिजूल की बातों में अपनी रात बर्बाद करने का मुझे कोई शौक नहीं है मिस लीला। तो फिर ठीक है, मुझे ले चलो किसी झील के किनारे उस चांद की रोशनी के संग, जहां जहां सुबह का सूरज उगता नजर आता है। ये बुद्धिमता होगी? मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी मर्यादा का बहुत ख्याल है। क्यों नहीं मिस लीला, एक तो मैं कोई हंसी का पात्र नहीं बनना चाहता और दूसरा बिना कारण बर्खास्त भी नहीं होना चाहता। और अब जबकि मैं दुनियावी रिवाजों को समझना शुरू कर रहा हूँ, और फिर गायत्री के लिए भी तो मेरी कुछ जिम्मेदारी है ना। ओ, तो तुम्हें अब गायत्री याद आ रही है? हाँ, क्यों नहीं। और आप भी मेरी बात मानिए, सोने के लिए चली जाइए। मैं तुम्हारी सलाह क्यों मान? बस यही एक आपकी अपनी खातिर। देखिए ना, रात बहुत हो चुकी है, आपने पी भी रखी है और आप ये देखिए बहक भी रही हैं। और अगर मेरा अंदाज़ा गलत नहीं है तो वो लोग हमें ढूंढते हुए किसी भी वक्त यहाँ आ सकते हैं। अगर मिस लीला उन्होंने आपको और मुझे इस तरह शराब पीते देख लिया तो आपकी मर्यादा। आने दो उन्हें, तुम खुद देख लेना। वो लोग भी मुझसे उतना ही प्यार करते हैं जितना कि मैं उनसे। तुम खुद देख लेना। वो आपसे प्यार नहीं करते मिस लीला, वो आपका नमक खाते हैं और पीठ पीछे वही थूकते भी हैं। मेरी बात का यकीन कीजिए। आप चुप रहिए, बस वो सुनिए जो वो नाच गाकर बताने की कोशिश कर रहे हैं। क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं वो? अश्लीलता परोस रहे हैं मिस लीला, आपकी और मेरे बारे में। क्या बदतमीजी है, दोगले कमीने लोग। मिस लीला, वो भीड़ हैं, कायर हैं, लेकिन आप उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगी। तो बेहतर यही होगा कि आप भाग जाएं। भाग जाओ? हाँ। लेकिन कहाँ? अब शायद गायत्री के कमरे में, या फिर मेरे कमरे में। देखिए, जरूरत किसी कानून को नहीं मानती है, और फिर मैं तो आपका सच्चा सम्मानजनक वफादार दोस्त हूँ ना। हाँ, लेकिन अगर वो लोग तुम्हें ढूंढते हुए वहां भी आ गए तो कुछ नहीं होगा मिस लीला। अब मैं कुंडी लगा दूंगा, और अगर उन्होंने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की तो हो सकता है किसी एक आधे को गोली भी मार दूं। विश्वास कीजिए। वादा? कसम खाकर मिस लीला, आइए।
देख लिया आपने और सुन भी लिया ना। मिस लीला, अब भी आपको लगता है कि यहाँ रुकना मुमकिन है? नहीं, मुझे भी नहीं लगता। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं? चली जाइए कहीं छुट्टियां मनाने दूर किसी लंबे सफर पे। सफर तो ठीक है, पर कहाँ? कहीं भी, शिमला, ऊटी, नैनीताल। वैसे कभी नैनीताल गई हैं आप? नहीं। अब क्या बहुत खूबसूरत जगह है। ओ मिस लीला, अनंत गर्मियों का एहसास, खिले हुए फूल, ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं वहाँ। वो सब तो ठीक है, लेकिन हम वहाँ करेंगे क्या? मैं वहाँ एक साफ सा बढ़िया सा होटल खोलूँगा जहाँ सब बढ़िया बढ़िया ग्राहक आएंगे। होटल? हाँ, यही ज़िंदगी है मिस लीला, यही ज़िंदगी है। नए लोग, नई ज़ुबान, नए चेहरे, काम की कोई चिंता ही नहीं, काम की कोई कमी नहीं। रेलगाड़ी की सीटी, बसों का आना जाना, ढेर सारे पैसों का और ग्राहकों का भी आना जाना, यही ज़िंदगी है। वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरे बारे में क्या? आप वहाँ की मालकिन और पूरी स्थापना के संचालक, आपकी खूबसूरती और अदाएं, और फिर रानी की तरह गद्दी पर बैठकर आपका अपने सेवकों पर हुक्म चलाना, जो आपकी एक आवाज सुनते ही दुम दबाकर आपके सामने चले आए, और ग्राहक बिना पूछे अपने बिलों का भुगतान कर दें। अब मैं वहां होऊंगा ना मिस लीला, उन बिलों पर नमक छिड़कने के लिए, और आप अपनी खूबसूरती और अदाओं से उन पर मुस्कान बिखेरती जाएंगी। वो सब तो ठीक है, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे हौसला देना होगा। अब मुझे अपनी बाहों में लो और कहो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। 1000 बार करूंगा, लेकिन यहाँ नहीं। मिस लीला, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, इस बात का यकीन तो आपको है ना मिस लीला? मिस, मुझे लीला कहो ना। अब हमारे बीच में कोई दीवार नहीं है। दीवार तो अब भी है, तब तक जब तक हम इस घर में हैं, जब तक हमारा अतीत हमारे साथ जुड़ा है। आज भी वो मालिक के दस्ताने उस कुर्सी पर देखता हूं ना, तो छोटेपन का एहसास होता है। उनकी बजाई घंटी की एक आवाज सुनते ही पसीने छूट जाते हैं, और वहां जो उनके जूते देखता हूं, जब वो ऊंचे और रोबदार हैं, तो रीढ़ की हड्डी में सिहरन सी दौड़ जाती है। वही साला छोटेपन का एहसास बचपन से ही हमारे दिमाग में बिठा दिया जाता है। लेकिन अब वक्त आ गया है सबको भूल जाने का। बहुत झुक चुके, अब दूसरों के झुकने का समय है। जानते हैं क्यों? क्योंकि मैंने वो फिसलन वाला वृक्ष चढ़ने की ठान ली है। पहली टहनी हाथ में आते ही उसके शीर्ष पर पहुंच जाऊंगा। बेशक अभी एक नौकर हूं, लेकिन कल मेरे पास पैसा होगा, जायदाद होगी, जमीन होगी, और मालिक की तरह एक रुतबा भी। और अब मुझे प्यार से लीला कहो ना। हाँ लीला, हाँ, तुम वहाँ की मालकिन। इस सब की परवाह मैं क्यों करूं? मालकिन तो मैं यहाँ भी हूँ, लेकिन फिर भी मैं सब करने के लिए तैयार हूँ। पहले तुम मुझसे कहो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। मैंने कहा ना, आपसे 1000 बार कहूँगा। बस अब और कोई बचपना नहीं। आप यहीं बैठी रहिए और मैं यहाँ बैठूंगा। अब हम संजीदगी से बात करेंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हे ईश्वर, क्या तुम में कोई भावना नहीं?
मुझसे ज़्यादा किसमें भावनाएं होंगी मिस लीला, लेकिन वो क्या है ना कि मैं अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखना जानता हूँ। एक पल पहले तुम मेरा जूता चूम रहे थे और अब एक पल पहले की बात है मिस लीला, अब हमारे पास सोचने के लिए और बहुत सी बातें हैं। मेरे लिए इतना कठोर मत बोलो। नहीं, अब मैं तो समझदारी की बात कर रहा हूँ मिस लीला, मेरी मालकिन। देखिए, मालिक अब किसी भी वक्त आते होंगे, तो मेरी भविष्य की योजनाओं के बारे में आप क्या सोच रही हैं, बस ये जानना चाहता हूँ। मैंने मना नहीं किया, लेकिन तुम जानते हो ना, इतना बड़ा कदम उठाने से पहले हमें बहुत से पैसों की जरूरत होगी। क्या तुम्हारे पास है? मेरे पास है ना, मेरी पेशेवर विशेषज्ञता, मेरा भाषाओं का ज्ञान और मेरा वर्क एक्सपीरियंस, मेरे ख्याल से इतनी जमा पूंजी काफी होगी मिस लीला। इस सब से ना बस की एक टिकट भी नहीं खरीदी जा सकेगी। इसीलिए तो एक साहूकार ढूंढ रहा हूँ जो मुझे उधार दे सके। इतनी जल्दी तुम्हें कौन साहूकार मिलेगा? अब मिस लीला, ये तो आप पर निर्भर करता है ना, अगर आप मेरा साथ दें तो। लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो फिर रहने दीजिए, हमें यह ख्याल ही छोड़ देना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है इतना नीचे गिर जाने के बाद हमें यहाँ रह पाऊंगी और अपने पिता से नजरें मिलाने की हिम्मत भी कर पाऊंगी? नहीं, मुझे ले चलो इस शर्म और बदगुमानी से दूर। हे ईश्वर, ये मैंने क्या किया, क्यों किया? अब आप ये राग अलापना शुरू करेंगे। क्या किया है आपने मिस लीला, जो आपसे पहले हजारों लोग कर चुके हैं, करते रहते हैं? और अब तुम मुझसे नफरत कर रहे हो? ओ ईश्वर, मैं गिर रही हूँ। मेरे स्तर पर आकर गिरो मिस लीला, मैं फिर भी तुम्हें उठा लूंगा। ऐसी कौन सी शक्ति ने मुझे तुम्हारी ओर आकर्षित कर दिया? क्या ये कमजोर को मजबूत होने की लालसा थी, या किसी के उत्थान के लिए किसी का पतन, या फिर ये मोहब्बत थी? मोहब्बत, तुम जानते हो ना मोहब्बत क्या होती है? मैं? आप आश्वस्त हो सकती हैं मिस लीला, और फिर मेरे लिए ये कोई नई बात नहीं है। तुम ऐसी अजीब बातें सोच और कह भी कैसे लेते हो? यही मैंने सीखा है, यही मेरा तरीका है। और आप भी मिस लीला एक औरत की तरह पेश आइए। यहां आइए, कुछ बेहतरीन पिलाता हूं आपको। तुम्हें ये महंगी शराब कहां से मिली? तय खाने से। ये मेरे पिता की है। तो क्या हुआ, ये उनके दामाद को पचेगी नहीं? लेकिन मैं सिर्फ बियर पीती हूँ। ओ मिस लीला, इसी से तो पता चलता है कि आपकी सोच मेरी सोच से कितनी घटिया है। तुम घटिया हो, चोर हो। ये आप किसी को बता पाएंगी? ओ ईश्वर, छुपे चोर का सहायक बन गई मैं। क्या मैं नशे में थी या सारी रात सपने में थी? सारी रात के मासूमियत के खेल में। मासूमियत। क्या सारी दुनिया में कोई इतना दयनीय स्थिति में होगा जितना इस पल मैं खुद को महसूस कर रही हूँ? दयनीय? आप इतनी बड़ी विजय के बाद? मिस लीला, गायत्री का तो सोचिए, उसकी भी तो कुछ भावनाएं हैं ना?
कुछ पल पहले सोचा था मैंने, लेकिन अब नहीं। नौकर हमेशा नौकर ही होता है। और वैश्या हमेशा एक वैश्या ही। मुझे इस घिनौनी जिंदगी से निजात दिलाओ, मुझे इस गंदगी से दूर ले जाओ जिसमें मैं धंसती जा रही हूँ। मैं माफ़ी चाहता हूँ मिस लीला, बहुत अफसोस है मुझे, लेकिन आप जानती हैं कि उस कंटीले बिस्तर पर लेटा जब मैं आपको महल की ओर निहार रहा था तो मेरे मन में वही गंदे विचार आए थे जो एक आम लड़के के मन में आते हैं। और तुम मेरे लिए मर जाना चाहते थे, यही कहा था ना तुमने? उस टीन के डिब्बे में वो सिर्फ एक बात थी कहने के लिए। इसका मतलब झूठ था? एक तरह से। तो ये तुम्हारा असली चेहरा था। क्या कह रहा था मैं? हाँ, औरतें हमेशा खूबसूरत कहानियों में घिरी जाती हैं। बदजात हरामी! हाँ मिस लीला, थोड़ा संभल कर बोलिए ना, डर लगता है। तो तुमने चील की पीठ को देख ही लिया होगा। नहीं, अभी तक उसकी पीठ नहीं देखी। और मैं उस फिसलन भरे वृक्ष की पहली शाखा। सड़ी गली निकली। नहीं तो तुम्हारे होटल की तख्ती। और मैं खुद होटल। रिसेप्शन के पीछे बैठी मैं तुम्हारे ग्राहकों को लुभाती हुई। मैं खुद देख लेता। क्या कोई मानवीय आत्मा तुम्हारे जितनी अपवित्र हो सकती है? अपवित्र? धो सकती हो तो धो लो। जलील नौकरजात, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरीके से बात करने की? जलील की वैश्या, नौकर की गुलाम, अपनी जुबान बंद रखो और दफा हो जाओ ना यहां से। क्या तुमने मेरी श्रेणी की किसी लड़की को अपने आप को इस तरह से पेश करते देखा जैसे आज की रात तुमने पेश किया है? मैंने देखा है, सिर्फ जानवरों और वेश्याओं को ऐसा करते हैं। शायद तुमने ठीक कहा, मैं इसी लायक हूं। मुझे और गिराओ और गिराओ।
मिस लीला, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिए। वो क्या ना कि मैं ऐसे किसी इंसान के मुंह लगता ही नहीं हूँ जो मेरी श्रेणी से भी नीचे का हो, और ख़ास तौर पे अगर कोई औरत हो तो। और मैं उस सुख से भी वंचित नहीं होना चाहता जिसने हमारी आंखों पर पट्टी बांध रखी थी, क्योंकि चील की पीठ सी देखी दुनिया भी काली ही नजर आई, चेहरों पर पुते रंग भी नकली, नाखूनों के वो भद्दे गंदे हिस्से, और तुम्हारा वो बदबूदार सड़ा गला रुमाल। मुझे अफसोस है अपने आप पर, बहुत। मैंने ऐसे इंसान की चाह की जो खुद कितना दयनीय है। सच बताऊं लीला, तुम्हें इतना गिरता देखकर मुझे तुम्हारी हालत किसी रसोइये से कम नहीं नजर आ रही। तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम्हारी श्रेणी हमेशा मुझसे ऊपर ही थी। बेशक, क्योंकि मैं अब भी तुम्हें मालकिन बना सकता हूं, लेकिन तुम मुझे मालिक नहीं। लेकिन मैं एक मालिक की बेटी हूं, तुम नहीं। मेरे बच्चे तो मालिक बन सकते हैं ना अगर तुम चाहो। लेकिन तुम एक चोर हो, मैं नहीं। चोर होने से भी और बहुत सी बातें हैं इस दुनिया में मिस लीला। और फिर जब हम किसी के घर में नौकरी करते हैं ना, तो उसे परिवार का हिस्सा मानते हैं, बिल्कुल अपने बच्चों की तरह। और फिर अपने परिवार से कोई सेब चुरा लेना कोई चोरी तो नहीं कहलाता। क्या तुम इतने सुनिश्चित हो? आपको अब भी लगता है कि मैं आपसे मोहब्बत कर सकता हूं? ठीक समझ रही हैं आप। जानती हैं क्यों? क्योंकि आप पढ़ी लिखी हैं, सुनिश्चित हैं, शिक्षित हैं। एक नशीली शराब की तरह जो जहरीली भी है और आपका चुंबन। छोड़ो मुझे! इस तरह से तो मुझे पा नहीं सकोगे। तो फिर किस तरह से? आपको सहलाए बिना, आपसे अच्छी बातें किए बिना, आपको और गिरने से बचाए बिना अगर इस तरह नहीं मिस लीला, तो फिर किस तरह? कैसे कैसे मुझे नहीं पता कैसे। मैं तुमसे उतनी ही नफरत करती हूँ जितना कि उन चीलों से, लेकिन मैं तुमसे दूर भाग भी नहीं पा रही हूँ। तो फिर मेरे साथ भाग चलिए ना, मेरे साथ। भाग जाओ? हाँ, भाग जाएंगे। हम भाग जाएंगे, लेकिन भागने से पहले मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है, क्योंकि अभी तक जितनी भी बातें की हैं वो तुमने मुझसे की। भाग निकलने से पहले हमें एक दूसरे के बारे में जान लेना चाहिए। एक मिनट, यहीं रुक जाइए। कहीं अपने सब अंतरंग रहस्यों के बारे में बताने के बाद आपको पछताना ना पड़े मिस लीला। क्यों? क्या तुम मेरे दोस्त नहीं? दोस्त तो हूं, पर आपको मुझ पे ज्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए। तुम ऐसा बस कह रहे हो, क्योंकि मेरे रहस्य सब जानते हैं। मेरी माँ एक साधारण औरत थी, बहुत ही विनम्र पृष्ठभूमि से। उसकी शिक्षा दीक्षा समकालीन सिद्धांतों के अनुसार हुई। उसे विवाह से सख्त नफरत थी। जब मेरे पिता ने मेरी माँ को ब्याह का न्योता दिया
तो उन्होंने उनकी मोहब्बत तो स्वीकार कर ली, लेकिन ब्याह नकार दिया। दरअसल मेरे पिता नहीं चाहते थे कि वो एक ऐसी औरत से मोहब्बत करे जिनका रुतबा उनके रुतबे से कम हो। फिर भी मेरी माँ के सिद्धांतों को मान्यता देते हुए मेरे पिता ने मेरी माँ को उसी तरह स्वीकार कर लिया जैसे कि वो चाहती थी। फिर मेरी माँ की इच्छा के विरुद्ध मैं इस दुनिया में आई। मेरी माँ ने मेरा पालन पोषण इस तरह से किया कि मुझ में एक ऐसे व्यक्तित्व का एहसास जगे कि मैं मर्दों की दुनिया में उनके सामने खड़े होने का साहस जुटा सकूं। लड़कों की तरह कपड़े पहनना, अस्तबल की देखभाल करना, खेतीबाड़ी करना, पशु का वध करना और गोली चलाना, यही मेरी शिक्षा बनी। जागीरदारी में महिलाओं को पुरुषों के और पुरुषों को महिलाओं के काम सौंप दिए गए और इस तरह से सब कुछ खराब होता चला गया और हम लोग हंसी का पात्र बनते गए। फिर मेरे पिता को उनकी बेइज्जती का ख्याल आया और उन्होंने चुपके से ब्याह रचा लिया। फिर मेरी माँ बीमार पड़ गई। कैसे हुई ये मुझे नहीं पता, लेकिन अक्सर वो हवेली के बाम पर जाकर छुप जाया करती थी और कभी कभी तो पूरी रात ही घर के बाहर गुजार दिया करती थी। फिर वो भयानक आग लगी जिसके बारे में तुम और पूरा कस्बा जानता है। घर, अस्तबल, खलियान सब बुरी तरह से जल गए, जिसने आगजनी को संदेह दिया। दरअसल दुर्घटना के दिन तिमाही बीमा समाप्त होने को था। तिमाही बीमा समाप्त होने के अगले ही दिन दुर्घटना हुई और प्रीमियम जो मेरे पिता ने भेजे थे वाहक की लापरवाही से समय पर नहीं पहुंच सके। बस कीजिए, ज्यादा मत पीजिए, नशा बढ़ जाएगा। क्या फर्क पड़ता है, पैसे पैसे के लिए मोहताज हो गए हम और घोड़ा गाड़ी में दिन बिताने लग गए। मेरे पिता के पास कुछ पैसे भी नहीं बचे थे कि वो नया घर बना सकते। फिर मेरी माँ ने मेरे पिता को सलाह दी कि वो अपने दोस्तों में से एक ईंट व्यापारी से ऋण मांग ले जो पास में ही रहता था। पिता ने ऋण ले लिया, लेकिन उनसे उस व्यापारी ने ब्याज नहीं मांगा, जो बहुत आश्चर्यजनक था। बस फिर घर बन गया। जानते हो वो आग किसने लगाई थी? तुम्हारी माँ ने। और वो ईंट का व्यापारी। तुम्हारी माँ का आशिक। और क्या तुम जानते हो कि वो पैसे किसने दिए थे? एक मिनट ना, ये नहीं जानता। मेरी माँ ने। यानी तुम्हारे पिताजी के भी थे? कोई लिखत पढ़त नहीं हुई थी? कोई लिखत पढ़त नहीं। दरअसल मेरी माँ के पास कुछ पैसे थे जो उन्होंने पिताजी से छुपा कर रखे थे और उन्होंने वो पैसे अपने आशिक के साथ निवेश में डाल रखे थे। जो शायद तुम्हारे पिता को चुपते थे। बिल्कुल सही। जब उसे पता चला तो वो असहाय इंसान ना तो ये साबित कर पाया कि वो पैसे उसकी बीवी के थे और ना ही वो पैसे अपनी बीवी के आशिक को वापस लौटा पाया। लोगों से सुना था
कि खुदकुशी करने की कगार पर थे मेरे पिता। शायद उन्होंने कोशिश भी की थी, लेकिन फिर उन्होंने खुद को संभाला और अपने पांव पर खड़े हुए। जरा सोचो वो 5 साल मेरी जिंदगी के कैसे होंगे कि एक तरफ मैं अपने पिता से बहुत प्यार करती थी और दूसरी तरफ अपनी माँ की हिमायत भी करती थी। मेरी माँ ने मुझे मर्दों से नफरत करना सिखाया और जवान होते हुए मैंने ये प्रतिज्ञा कर ली कि जिंदगी में कभी किसी मर्द की गुलाम नहीं बनूंगी। और फिर आपकी सगाई उस कौन था वो वकील से हो गई? इसलिए कि वो मेरा गुलाम होकर रहे। हाँ, लेकिन ये सब उसे मंजूर नहीं था। वो तैयार था, लेकिन मैं ही वक्त से पहले उससे थकने लगी। वो देखा था मैंने अस्तबल में। क्या देखा था तुमने? यही कि उसने सगाई कैसे तोड़ी थी। सगाई उसने नहीं, मैंने तोड़ी थी। उस जलील की इतनी हिम्मत नहीं थी। मान लेते। आप मर्दों से नफरत करती हैं? बहुत। जब मैं अपने आप को बहुत बहुत कमजोर महसूस करने लगती हूँ। फिर तो आप मुझसे भी बहुत नफरत करती होंगी। जितना मैं कर सकूं उससे भी कहीं ज्यादा। और चाहती हूँ तुम्हें किसी जानवर की तरह काट दूं। जानवर को मारने की सजा 2 साल की है, कड़ी। जानती हैं आप? जानती हूँ। लेकिन यहाँ ना तो कोई जानवर है ना ही कोई अभियोजक, तो फिर क्या किया जाए मिस लीला? छोड़ो। छोड़ दें और एक दूसरे को मौत की तरह यातनाएं देते रहें? नहीं, आनंद का मजा लो। 2 दिन, 2 हफ्ते, या फिर जब तक आनंद रहे, और फिर मर जाओ। मर जाओ? ये तो मानवीय बेईमानी होगी ना मिस लीला? क्यों? क्या तुम मेरे साथ मरना पसंद नहीं करोगे? आपके साथ मरना? मैं मरना ही नहीं चाहूंगा मिस लीला। एक तो मुझे जिंदगी से बहुत प्यार है और दूसरा मैं आत्महत्या को मित व्यक्ति के खिलाफ अपराध मानता हूँ जिसने हमें ये जिंदगी बख्शी है। ओह, तो इसका मतलब तुम ईश्वर में विश्वास करते हो? बहुत ज्यादा। आपको पता है मैं तो हर शनिवार को मंदिर भी जाता हूँ। हो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी इस कथनी से आश्वस्त हो जाऊंगी? क्या तुम जानते हो कि एक पुरुष जिसने किसी महिला को बेइज्जत किया हो, उसे कौन से कर्ज का भुगतान करना पड़ता है? भुगतान? ये लो, मैं उधार नहीं रखता। क्या तुम जानते हो कि इस बारे में कानून क्या कहता है? दुर्भाग्य से कानून उन औरतों के बारे में भी कुछ नहीं कहता जो पुरुषों का इस्तेमाल करती हैं अपने फायदे के लिए। तो फिर अब हम क्या करें? अब ब्याह या फिर एक दूसरे से अलग? और अगर मैं इस अयोग्य वैवाहिक संबंध से इनकार कर दूं तो? अयोग्य वैवाहिक संबंध? हाँ, क्योंकि मिस लीला मेरी कोई ऐसी वंशावली है ही नहीं है जहाँ कभी किसी ने कोई अपराध या किसी भी तरीके का क्राइम किया हो। तुम्हें कैसे पता? या आप किसी को बता भी नहीं पाएंगी ना, क्योंकि मेरी वंशावली की कोई ऐसी बात है ही नहीं है जो लोग जानना चाहें। लेकिन आपकी वंशावली के बारे में मैं बहुत कुछ जानता हूँ। आप जानती हैं आपके पूर्वज क्या थे? वो महल में चक्की पीसा करते थे और फिर जब दूसरे राज्य के राजाओं ने आकर यहाँ आक्रमण किया तो आपके सो कॉल्ड पूर्वजों ने उन्हें अपनी औरतें सौंप दी रातें गुजारने के लिए। मेरी ऐसी कोई वंशावली नहीं है।
दरअसल हम लोगों की ऐसी कोई वंशावली होती नहीं है ना मिस लीला। तुम जैसे जलील के आगे दिल खोलकर रखने की ये सजा मिली मुझे? अपने परिवार की बदनामी? इसीलिए तो कह रहा था आपसे, मत पीजिए मिस लीला, नशा बढ़ जाएगा। नशा बढ़ने पर आदमी बहुत ज्यादा बातें करने लगता है और बस बदनामी हाथ आती है मिस लीला। मुझे कितना मलाल है, कितना, कि अगर तुम समझ सकते कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। आप चाहती क्या हैं? हाँ, क्या चाहती हैं आप? आपको भगा कर ले जाऊं? हाँ, चूम लूं, गले लगा लूं, क्या करूं? शेखर, मैं ऐसा कर नहीं पा रहा हूं मिस लीला, समझ नहीं पा रहा हूं आपको। और मैं जानता हूं आप परेशान हैं। आपकी माँ भी एक पागलपन का शिकार थी। दरअसल ये सारा इलाका पाखंडी पागलों से भरा पड़ा है और ये पागलपन बहुत भारी होता है मिस लीला। शेखर, मुझ पे दया करो, मुझसे मानवीय बर्ताव करो। तो फिर मानवीय रहिए। ऐसा तो नहीं है ना कि आप थूकती जाएं और मैं साफ भी ना कर सकूं? तुम ही बताओ, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मैं कुछ नहीं जानता। मैं पागल थी, सनकी थी, इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरे लिए कोई रास्ता ही ना बचा हो। तो ठीक है, यहीं रहिए, चुप रहिए, कोई कुछ नहीं जान पाएगा। लेकिन सब नौकर जानते हैं, और वो गायत्री भी। तो क्या हुआ? जरूरी नहीं है कि वो इस बात का विश्वास करे। लेकिन फिर भी ऐसा हो सकता है। हाँ, हो सकता है। और फिर उसके परिणाम? आप तो मुझे डरा रही हैं। मिस लीला, मैंने फैसला कर लिया है, आपको यहाँ से भागना होगा अकेले, लंबे सफर पर, एकदम अकेले, मेरे बगैर। नहीं, हाँ। मैं नहीं जा पाऊंगी। देखिए, अकेले रहने पर आपको खुद पर विश्वास आ जाएगा और किसी दिन वक्त रहते आप मालिक को चिट्ठी लिखकर सब सच सच बता दीजिएगा, जिसमें मेरा जिक्र ना हो, आपकी श्रेणी के किसी आदमी का जिक्र हो। मालिक समझ जाएंगे। मैं तभी जाऊंगी अगर तुम मेरे साथ चलोगे। पागल हो गई क्या आप? मिस लीला अपने नौकर के साथ भाग गई, दूसरे दिन अखबार की सुर्खियां और आप समझ रही है ना मालिक को कितना सदमा पहुंचेगा। ना मैं जा पा रही हूँ, ना मैं रुक पा रही हूँ। शेखर, प्लीज मेरी मदद करो, मैं कुछ भी नहीं सोच पा रही हूँ, प्लीज मेरी मदद करो। अब आप समझी मिस लीला, आप कितनी दयनीय हैं। क्यों आप लोग नकली चेहरे बनाकर रखते हो? और क्यों आपको लगता है कि दुनिया का हर मसला सुलझाने में आप ही लोग सक्षम हो? और अगर बात हुक्म की है तो हुक्म देता हूं आपको, अपने कमरे में जाइए, कुछ कपड़े लीजिए, थोड़े से रुपए और वापस यहीं आइए। जाइए। तुम भी मेरे साथ आओ शेखर। आपके कमरे में? पागल हो गई हैं आप? जाइए। मुझसे प्यार से बोलो ना शेखर। आदेश हमेशा निर्दयी होता है मिस लीला, है ना? जाइए। अब आप समझी आप कितनी दयनीय हैं। इस
इसे कहते हैं हुक्म चलाना मेरी मालकिन। हाँ। हे भगवान, कितना गंद डाल रखा है। क्या हो क्या रहा था यहाँ पे सारी रात? ये सब वो लीला का किया धरा है, पता नहीं क्या क्या करवा रही थी नौकरों से। शोर तो सुना होगा ना तुमने? मैं तो मंदिर गई थी। हाँ, मंदिर। क्या आज का प्रवचन क्या था? आज रावण वध का पाठ हुआ। ओ, बहुत लंबा सर्ग है नहीं? और मैं तो पहले से ही बहुत नींद में हूँ। क्या करते क्या रहे तुम सारी रात? चेहरा बहुत पीला पड़ा है तुम्हारा। कुछ नहीं, बस यहीं बैठे रहे सारी रात, बातें करते रहे और क्या। मिस लीला के साथ? हाँ तो उसे तो समझ ही नहीं है क्या सही है और क्या गलत। तुम्हें उससे जलन हो रही है? नहीं, अगर वो मैं या छाया होती ना तो मैं उसका मुंह नोच लेती, लेकिन उससे बिल्कुल भी नहीं। पता नहीं क्यों। ओह ईश्वर, ओह तो तुम उससे नाराज हो? नहीं, पर तुमसे। बहुत घिनौना था ये सब। बेचारी बेचारी मिस लीला, ना जाने अब क्या होगा। नहीं, लेकिन मैं इस घर में एक पल भी नहीं रुकूंगी। उस घर में जहां नौकरों को मालिकों की इज्जत करना ना आता हो। छी! क्यों करे उनकी इज्जत? हाँ, तुम तो सर्व ज्ञानी हो। तुम ही बताओ, तुम उन लोगों के लिए काम करना पसंद नहीं करते जो अशिष्ट व्यवहार करते हैं। यदि तुम मुझसे पूछो तो तुम्हारे लिए अपमानजनक होगा। तो ठीक है ना, इससे ये भी तो पता चलता ना कि वो लोग हमसे बेहतर नहीं है। अगर वो हमसे बेहतर नहीं तो हमें भी उनकी तरह होने की जरूरत नहीं। और फिर मालिक के बारे में सोचो, उन्होंने अपने पुराने दिनों में कितना कष्ट उठाया है। नहीं, अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रुकूंगी और तुम्हारे साथ तो बिल्कुल भी नहीं। फिर किसके साथ? शायद तुम अपनी जगह पे ठीक होंगे, लेकिन आदमी और जानवर में फर्क होता है। नहीं, मैं ये कभी नहीं भूल सकती। वो मिस लीला जो इतनी बदतमीज, इतनी घमंडी है, वो तुम्हें अपने प्यार के जाल में फंसा ले। नहीं नहीं शेखर, नहीं। मैं यहां से जा रही हूं, मुझे रोकने की कोशिश भी मत करना। तो फिर उसके बाद क्या होगा? अगर तुमने ये सवाल उठा ही लिया है ना, तो फैसला भी अब तुम्हें ही करना चाहिए कि अब हमें शादी करनी है या फिर नहीं। गायत्री, देखो
शादी करना ही मेरी जिंदगी का मकसद नहीं रहा अब। लेकिन लेकिन तुम कहीं नौकरी कर सकते हो या कहीं दुकान चला सकते हो जिससे हम दोनों का गुजारा हो जाए। मेरी बात सुन, बैठो। देखो, शादी करके बच्चे पैदा करना ही मेरी जिंदगी का मकसद नहीं रहा अब गायत्री, समझो। मैं तो अब अपने लिए इससे भी ऊंचा मयार चाहता हूँ, बहुत ऊंचा। ऊंचा मयार? लेकिन तुम्हारी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं, कभी उनके बारे में सोचा तुमने? मुझे ना मेरी जिम्मेदारियों के बारे में मत बताया करो, अच्छी तरह जानता हूं मैं। और फिर उसके लिए हमारे पास बहुत समय होगा गायत्री। अब तुम एक काम करो, ये पूजा की थाली अंदर जाकर रखो और कुछ देर आराम कर लो। हाँ, चल। ये ऊपर चहलकदमी कौन मचा रहा है? हाँ, पता नहीं, होगा कोई, मीरा या छाया, मैं नहीं जानता। मालिक तो नहीं हो सकते जो बिना शोर किए घर में घुस आए? नहीं, मालिक नहीं हो सकते। वो होते तो अभी तक घंटी बजा देते ना। हे भगवान, मैंने ऐसा माहौल पहले कभी नहीं देखा। मैं तैयार हूँ। आहिस्ता, गायत्री आ चुकी है। उसे कोई शक तो नहीं हुआ? कोई शक नहीं हुआ है, तुम बस। ये क्या मुर्दों जैसी हालत बना रखी है तुमने, हैं? और ये चेहरा इतना पीला, मुंह धो लो वहां पे जाके, जल्दी। सूरज निकल आया। हाँ, निकल आया है और शायद किसी भी तिलिस्म को तोड़ने में सक्षम भी है। शायद पिछली रात हम मंत्रमुग्ध थे। लेकिन सुनो शेखर, हम मेरे पास काफी पैसे हैं, कुछ भी तैयारी करने के लिए काफी। लेकिन अब मैं अकेले नहीं जा पाऊंगी। उन लोगों से भरी खचाखच रेलगाड़ी में, जहां सब लोग मुझे घूर रहे होंगे, और फिर पीछे छोड़ी यादें, वो बड़े से मेज पर बिछा रात का खाना, वो शाम के संगीत में अकेले नाचना, वो बड़ी सी कोठी के बाग में अकेले भागना। ओ शेखर, हम कितना भी दूर क्यों ना भाग लो, लेकिन यादों, पछतावा और अपराध बोध से भरा गाड़ी भरा सामान पीछे छूट जाता है। मैं आपका साथ दे रहा हूं ना मिस लीला। और देखिए, इससे पहले कि कोई आ जाए, कोई हमारी बातें सुन ले, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। ठीक है? हाँ, मैं अंदर जाकर अपना कोट लेकर आता हूँ। ठीक है। हाँ। और हाँ, साथ में कोई सामान नहीं। कुछ नहीं।
एक पिंजरा। तैयार हो? कोई सामान तो नहीं? सिर्फ एक पिंजरा। नीचे रखो इसे, सामान कोई नहीं जाएगा साथ में। मेरे घर की सिर्फ एक यादगार, सिर्फ यही एक जीवित प्राणी जो मुझसे बहुत प्यार करता है। तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है लीला, इसे रखो। नहीं, मैं इसे किसी और के हाथ नहीं लगने दूंगी। बेहतर होगा कि तुम खुद इसे मार दो। तो लाओ, ठीक है, मैं मार देता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं कर सकती। ओ मेरी जान, अब तुम मरने वाले हो, अपनी मालकिन को बहुत बहुत पीछे छोड़ देने वाले हो। आपका दिमाग खराब हो चुका है, बहुत ज्यादा बोलने लगी हैं आप। इसे नीचे छोड़िए, चुप रहिए। लाइए। ठीक है, लेकिन जरा आहिस्ता से, इसे दर्द ना हो। हंटर चलाना सीखने के बजाय ना आपको मुर्गी काटने की ट्रेनिंग लेनी चाहिए थी। हो सकता है फिर यहाँ से नहीं निकलते आपके। हाँ हाँ, मार दो, मुझे भी मार दो। और तुम जैसा जलील इंसान जो एक तोते का कत्ल कर सकता है, मुझे तुमसे सख्त नफरत है। मैं कोसती हूँ उस पल को जिस पल मैंने अपना दिल खोलकर तुम्हारे आगे रखा। और मैं कोसती हूँ अपनी माँ की उस कोख को जिसने मुझे ये दिन दिखाने के लिए पैदा किया। अब कोसने से क्या फायदा मिस लीला? जिस राह पर चल पड़ी है ना, बस उसी पर आगे बढ़ती रही है। नहीं, अब मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। रुको, सुनो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं बहता खून नहीं देख सकती? तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतनी कमजोर हूं? अब मैं तुम्हारा सर उस मुर्गी काटने वाले ब्लॉक पर देखना चाहूंगी। मुझमें इतनी हिम्मत है कि मैं तुम्हारा खून भी पी सकती हूँ। वैसे तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे प्यार इसलिए करती हूँ कि मुझे अपनी कोख में तुम्हारे घर की चाहत है कि उस कोख को अपने कन में लेके उस बच्चे को तुम्हारा नाम दूंगी? वैसे तुम्हारी जात क्या है? मैंने तो कभी सुनी ही नहीं। या फिर तुम्हारी कोई जात ही नहीं, या फिर मैं श्रीमती नौकरानी या श्रीमती चौकीदार कहलाऊंगी। वो जो कुत्ते मेरे नाम का पटा पहने हुए, क्या लगता है कि मैं तुम्हारे साथ भागूंगी? नहीं, अब मैं यहीं रहूंगी और तुम पर कहर गिरने का इंतजार करूंगी। अभी थोड़ी देर तक मेरे पिता वापस आएंगे, फिर वो अपने कमरे में पहुंचेंगे। वो देखेंगे कि उनका दराज टूटा हुआ है और उसमें से कुछ पैसे चुराए गए। फिर वो अपने नौकर को आवाज लगाएंगे। नौकर तो होगा ही नहीं। फिर वो पुलिस को बुलाएंगे और फिर मैं उनको सब कुछ बता दूंगी, सब कुछ।
हो सकता है फिर उन्हें दिल का दौरा पड़ जाए और वो मर जाए। फिर एक राजस्वी वंशावली का खात्मा हो। दासों की जाति यतीम खानों में जारी रहेगी, कटर की नाली में प्रशंसा जीते हैं, और बाकी के बचे कुचे दिन किसी जेल की सड़ी गली काल कोठरी में। ये सब हो क्या रहा है? ये चीखना चिल्लाना किस लिए? गायत्री 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 मेरी बात सुनो। इस गलीज इंसान पर विश्वास मत करना गायत्री। बता सकते हो ये चीखना किस लिए? एक्सक्यूज मी, जब तक आप दोनों औरतें आपस में बातें कर रही हैं तब तक मैं जरा शेव कर रहा हूं, फ्रेश हो जाऊंगा। गायत्री गायत्री मेरी बात सुनो गायत्री। तुम सब समझ जाओगी गायत्री। यहाँ बैठ। मैं ना ही कुछ सुनना चाहती हूँ और ना ही समझना। यह बकवास ना मेरी समझ के परे है। वैसे आप इतना तैयार होके जा कहाँ रही है? और वो शेखर भी? मेरी बात समझने की कोशिश करो गायत्री, तुम सब समझ जाओगी। मुझे नहीं सुनना कुछ भी। तुम्हें मेरी बात सुननी ही होगी। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी है। मैं इस बकवास की जरा भी परवाह नहीं करती। अपने आप को थोड़ा शांत करो। और अगर आपको लगता है कि आप कहीं भागने की तैयारी में हैं, तो मुझे आता है इस तैयारी को अभी इसी वक्त खत्म करना। गायत्री मेरी बात सुनो। अब मैं यहाँ नहीं रह सकती, और वो शेखर भी नहीं। हमें यहाँ से जाना ही होगा। लेकिन सुनो, मेरे पास एक तरकीब है। हम तीनों यहाँ से चले जाएंगे और ऊटी में एक छोटा सा होटल खोलेंगे। मेरे पास पैसे भी हैं और खूबसूरती भी। शेखर होटल चलाएगा और तुम रसोई संभालोगी। बोलो ना, ठीक है ना? हाँ? अब तुमने तो कभी कोई नया शहर भी नहीं देखा, ना ही कभी बाहर निकली हो। पहले हम हिमाचल में रहेंगे और फिर राजस्थान में बड़े बड़े महल देखने जाएंगे। कहते हैं ऊटी में रुई की तरह बर्फ गिरती है, और वहां गर्मियों के दिनों में मौसम बहुत सुहावना होता है। अब फिर एक दिन हम अपना होटल बड़ा कर लेंगे। शेखर होटल संभालेगा और मैं ऑफिस में बैठूंगी। वो नए नए ग्राहक बुलाकर लाएगा और मैं अपनी शौक अदाओं से उन बिल्स को बनवाऊंगी। अब फिर एक दिन हम अपना होटल और भी बड़ा कर लेंगे। अब फिर एक अमीर इंसान का तुम पर दिल आ जाएगा और तुम महारानी की तरह दिखने लगोगी, और इस तरह से तुम अपनी जिंदगी संभालोगी। बोलो ना, ठीक है ना? आप इन सब बातों में यकीन करती हैं बस लीला? यकीन? मुझे किसी पर भी यकीन नहीं रहा, किसी पर भी नहीं। ओह, तो तुम दोनों भागने की तैयारी में थे? हाँ? क्या कहा? भागने की? ओ अच्छा, तुमने ये मिस लीला की बातें सुनी होंगी। ये बेचारी रात भर की जगी है ना, इसलिए बहकी बहकी बातें कर रही है। पर हो सकता है गायत्री, इसकी ये योजना कामयाब हो भी जाए। बाहर में जाइए। इसे क्या लगता है कि मैं इसके होटल की रसोइया बनूंगी? हाँ, तमीज, ये अब भी तुम्हारी मालकिन है। मैंने देख भी लिया और सुन भी लिया। मालकिन तो तुम्हारी मालकिन है और हमेशा रहेंगी। इस बात की नफरत है तुम्हें? तुम्हें तो अपने आप को कोसना चाहिए, नहीं? मैंने अपनी औकात हमेशा संभाल के रखी है। हाँ, ताकि दूसरों का तिरस्कार करती रहो तुम, यही ना? ताकि मैं अपनी औकात से कभी नीचे ना गिर सकूं। और फिर तुम ही बताओ, तुमने मालिक को कभी किसी रसोइये के साथ देखा है कभी? हाँ, ठीक कह रही हो तुम, क्योंकि तुम्हें वैसे भी काबिल शख्स मिला है। बहुत काबिल।
जो माली के अस्तबल का चारा बाजार में बेच आता है। कह सकती हो तुम मिस गायत्री जो किराने की दुकान या कसाई की दुकान पर उन्हें जाकर घूस देती है ताकि सस्ता सामान मिले। तो क्या? तो ये भी कहती हो कि अब तुम मालिकों की ज्यादा इज्जत भी नहीं करती। अपनी काली करतूतें कम करने के लिए ना तुम्हें मंदिर जाने की आवश्यकता होगी। कल से मेरे साथ मंदिर चला करो। तुम ही जाया करो मंदिर अपने पापों की क्षमा याचना मांगने के लिए। हाँ जाऊंगी और तुम्हारे लिए भी पर्याप्त माफी लाऊंगी। भगवान शिव ने समुद्र मंथन किया और हमें हमारे पापों से निजात दिलाने के लिए सारा विष खुद पी लिया। ईश्वर हमारे पाप अपने ऊपर ले लिया करते हैं। ईश्वर हमारे पाप अपने ऊपर ले लिया करते हैं और किरियाना कैसा होता है गायत्री? जब तक जिंदा रहूंगी मालकिन, इसी विश्वास के साथ जीऊंगी, क्योंकि जब जब पाप बड़ा है तो उसकी दया भी बनती है। काश ये विश्वास मेरा भी होता, काश। लेकिन आपका नहीं हो सकता था, और उसकी रहमत के बिना तो बिल्कुल भी नहीं। और वो सबको नहीं मिलती। तो फिर किसको मिलती है? यही तो उसकी लीला है। उसके दरबार में कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता। सबसे आखिरी भी वहां सबसे पहला हो सकता है। ठीक है, पर आखिरी वाले को भी मरहम मिलता होगा ना? वहां एक हाथी भी सुई की आंख से निकल जाता है और अमीर भी जन्नत की दरगाह से वंचित हो जाता है। अच्छा मिस लीला, अब मैं चलती हूँ। एकदम अकेली। और रास्ते में ये कहती जाऊंगी कि जब तक मालिक वापिस ना आ जाए, किसी भी घोड़े को बाहर निकलने की इजाजत ना हो। सब देखो प्रवचन। इस सबको छोड़ो, ये बताओ कि इस जंजाल से निकलने का कोई रास्ता बचा है या नहीं? मैं नहीं जानता। अगर तुम मेरी जगह पे होते तो क्या करते? आपकी जगह पर एक कुलीन स्त्री जो अपने स्तर से इतना नीचे गिर गई, ना मिस लीला, नहीं जानता। लेकिन हाँ, शायद जानता हूं। ऐसे? लगता है मालिक आ गए। क्या? हाँ, अगर गायत्री रास्ते में मिली होगी तो मैं देखता हूँ। वो अपने कमरे तक पहुंचे या नहीं? जी मालिक, जी आ रहा हूँ मालिक। अभी ठीक है। क्या कहा उन्होंने? बताओ ना मुझे, क्या कहा उन्होंने? वो अपने जूते मांग रहे हैं और वो दस्ताने भी और कॉफी भी आधे घंटे में। आधे
हाँ, आधे घंटे में। मैं क्या करूं? ना मैं पछतावा कर पा रही हूँ, ना जी पा रही हूँ, ना मैं मर पा रही हूँ। शेखर, शेखर प्लीज, प्लीज मेरे लिए एक आखिरी सेवा कबूल कर दो, प्लीज शेखर प्लीज। तुम जानते हो मैं क्या करना चाहती हूँ, लेकिन लेकिन नहीं कर पा रही हूँ शेखर, प्लीज मुझे हुक्म करो। नहीं मालकिन, अब मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। वो क्या ना कि मालिक की आवाज सुनते ही जैसे मेरे शरीर से पूरी जान निकल गई। एक नौकर का एहसास पीठ पर सवार हो गया। ऐसा लगा कि अगर मेरे मालिक मुझे अभी कहेंगे ना कि शेखर अपना गला काट लो, तो हो सकता है मैं अपना गला भी काट लूं। हाँ हाँ, शायद। एक पल के लिए समझ लेते हैं कि वो तुम हो और तुम मैं। अभी थोड़ी देर पहले तुमने बहुत अच्छा अभिनय किया। पहले मेरे जूते को चुमा और दूसरे ही पल किसी रईस की तरह बर्ताव करना। या फिर तुमने कभी कोई जादूगर देखा हो जो अपने शिष्य को बोलता है कि झाड़ू उठाओ, वो झाड़ू उठाता है, और वो बोलता है कि झाड़ू लगाओ, वो झाड़ू लगाता है। लेकिन मिस लीला, उससे पहले जादूगर अपने शिष्य को सम्मोहन निद्रा में भी तो लेकर जाता है ना। मैं तो पहले से ही सम्मोहन निद्रा में। ऐसा लगता है कि जैसे ये पूरा कमरा धुएं से भरा हुआ है। तुम किसी लोहे के चूल्हे की तरह दिखते हो, काले रंग के कपड़े पहने हुए, और तुम्हारी आंखें जैसे भयावे आग के अंगारे। तुम्हारा चेहरा एक सफेद धब्बा जैसे राख। कितना शांत, गहरा, और हल्का सा हो गया है सब कुछ। और ये रहा झाड़ू। अब चली जाओ मिस लीला उस खलियान में दूर तक, जहां तक रोशनी नजर आती है, और ये झाड़ू लगाओ। चलो। क्या आखिरी पहला हो रहा है? कुछ मत सोचो मिस लीला, बस बढ़ते रहिए आगे।
उच्च और निम्न वर्ग के धागों को समेटता हुआ, जो बहुत महीन होते हैं। ऊंचे और नीचे का भेद किए बिना तब तक इंतजार करता रहा उस खलियान में, जब तक कि मैं खुद बाज न बन गया। और अब मैं खुद अपने जीते हुए बाज की पीठ पर सवार होकर देख रहा हूं आकाश से कि नीचे की ये दुनिया कैसी नजर आती है, जो बहुत ही निम्न है। अभी आप देख रहे थे मिस लीला का मंचन, और मैं अब इस नाटक के निर्देशक से अनुरोध करूंगा कि वो कृपया मंच पे आएं और आपने सभी साथी कलाकारों का परिचय जो है आपके साथ करवाएं। थैंक यू वेरी मच। थक गए? बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। आपने ये नाटक देखा मिस लीला। एक्चुअली ये ओरिजिनलिटी में स्वीडिश प्ले राइट जोहान ऑगस्ट स्ट्रिंगबर्ग का ओरिजिनल प्ले है। 1888 में लिखा गया था। उसके बाद बहुत से इसकी प्रोडक्शंस हुई हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में। फर्स्ट प्रोडक्शन ये 1901 में हुई थी ब्रुकलिन में। उसके बाद बहुत सी कंट्रीज़ में हुई हैं, लेकिन इंडियन मीडियो पर इसकी एक प्रोडक्शन अलकाजी साहब ने 1960 में अपने मुंबई थिएटर वर्कशॉप में स्टार्ट की थी। दैट वाज इंग्लिश वर्जन। वो पता किया था, लेकिन कुछ उससे ज़्यादा पता नहीं लग सका, ना मिल सका। तो वो वर्कशॉप थी, वो फाइनल प्रोडक्शन हो नहीं सकी। ये मेरे 3 कैरेक्टर, खासकर हिमांशु, ये वाला भैया ये वाला प्ले करना है। तो मुझे इसके कहने पे ये प्ले ट्रांसलेट करना पड़ा, अडेप्ट करना पड़ा। बहुत मेहनत लगी, किया, और आज आपने इसकी प्रस्तुति देखी। जो लोग बैक स्टेज पे मेरे साथ थे, उसमें मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा दूं उन लोगों से। स्टेज मैनेजमेंट में अरमान शर्मा, सैंडी, अगर कहीं हैं तो आ जाएं स्टेज पे प्लीज़। देन सेटर कॉस्ट्यूम्स में शालिनी बैठी हैं शायद कहीं पे, अगर हो भी हैं तो आ जाएं ऊपर। मेकअप में योगिता हैं, अगर शायद नहीं है। अच्छा, लाइट्स में मेरा छोटा बेटा, वो पंकज जी के साथ सुबह से लगा है। आती नहीं है उसको, लेकिन उनके साथ सीख रहा है, और वो कोशिश कर रहा था लाइट्स को, क्योंकि इतनी बड़ी लाइट्स थी भी नहीं इसमें, एक जनरल था सब कुछ। देन साउंड म्यूज़िक में लोकेश जी थे, वो उसको संभाले हुए थे साउंड को, और उसके साथ मेरा बड़ा बेटा सिद्धार्थ, वो वहाँ पे था। और ये प्रॉपर्टी अरेंजमेंट जो है, ये सोनिया शर्मा, अगर वो हैं यहाँ पे बीच में तो, हाँ सोनिया शर्मा नहीं आई मेरे ख्याल में, नहीं आई हैं शायद। तो ये बैक स्टेज पे थे लोग जिन्होंने मेरी हेल्प की, लगातार से कर रहे थे जब से हम रिहर्सल्स कर रहे थे। और सबसे पहले मैं आपको, जो यहाँ पे बच्चे जिन्होंने डांस किया, वो एक फ्रीक डांस था, क्योंकि ये एक सन की लड़की की कहानी है, तो एक फ्रीक डांस हमने जानबूझ के लिया। वो गैंग यहाँ पे होगा, जिसको मैंने गैंग ऑफ लीला बोला। अगर वो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो प्लीज़ ऊपर आ जाओ। पूजा, मोनिका, प्रेरणा, आर्यन, निखिल एंड अर्जुन, प्लीज़ वेलकम। एंड फाइनली ये 3 कैरेक्टर, साक्षी का नाम दिया था। ये मेरे 3 कैरेक्टर्स डेब्यूटेंट हैं, पहली बार स्टेज पे आई हैं। इनका नाम वर्षा है, जिन्होंने गायत्री दस्तूर किया। बिंदिया हैं
सेकंड प्रोडक्शन की है मेरे साथ इन्होंने मिस लीला चौकसी, हिमांशु दर्शन, शेखर मलिक। थैंक यू वेरी मच।